जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष वेद अरविंद गौड़ में। आज का चर्चा का विषय है बुध का राजयोग, जिसका नाम है भद्र महायोग। 5 बड़े राजयोग होते हैं, उन 5 राजयोग में ये सबसे छोटा या 5वें नंबर का है, जिसका नाम है भद्र महायोग। कैसे बनता है कि जब हमारे केंद्र स्थान, कौन से केंद्र स्थान, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, 1, 4, 7, 10, इन भावों में बुध स्वग्रही होकर बैठे तो ये योग बनता है। केंद्र भाव कौन से हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है कि स्वग्रही होकर के बैठे, तो कब स्वग्रही होगा? या तो मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो। उच्च राशि में होने पर भी बनता है, पर क्योंकि वो कन्या राशि में ही उच्च का भी होता है 15 डिग्री तक, इसीलिए केवल 3 और 6 नंबर पर अगर आपका बुध है और वो इन 4 भावों में, जिसे हम केंद्र कहते हैं, तो आपकी कुंडली में बुध का महायोग, भद्र महायोग बन गया। सिंपल सी कंडीशन है। अब एक और विशेष बात है कि हर एक कुंडली में नहीं बन सकता, केवल 4 ऐसी लग्न होती हैं जिनमें बन सकता है। पहली लग्न है मिथुन। अगर आप ध्यान देंगे तो मिथुन लग्न में, लग्न के अंदर जो पहला भाव है वहीं पर कन्या मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि में अगर वो है तो बात बन जाएगी। और चौथे भाव में जहाँ कन्या राशि है वहां पर बुध है तो भी हमारा ये कंडीशन पूरी होती है, तो भद्र महायोग बन गया। फिर आती है कन्या लगन। अच्छा, कन्या लगन में ही आएगा। सबसे पहले तो 6 नंबर पे बुध लिखा है या दशम भाव में 3 नंबर पर बुध लिखा है, तो ये बात बन जाएगी। तो कन्या लगन वालों के लिए भी राजयोग बन सकता है। अब लीजिए धनु लगन। अब धनु लगन में जो स्थिति है वो ये कि आपकी कुंडली में वो जिन 2 भावों में बनेगा, आपके सामने स्क्रीन पर वो दिख भी रहे हैं, मैं और भी बता देता हूं आपको। तो धनु लगन वालों के लिए वो दशम भाव में भी बनेगा और सप्तम भाव में भी बनेगा। इन 2 भावों में बुध स्वग्रही हो सकता है केवल, और कहीं नहीं। फिर लास्ट आती है हमारी मीन लग्न। अब मीन लग्न में कहाँ बनता है? चौथे भाव में और 7वें भाव में। तो इन 4 लग्नों में ही, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन में ही ये राजयोग बन सकता है, हर एक कुंडली में नहीं बनता। तो कैसे बना कि अगर केंद्र भावों में ये स्वग्रही होकर या अपनी उच्च राशि में होकर बैठेगा तो भद्र महायोग बनेगा। अब इसका नाम पे ध्यान दीजिए। भद्र मतलब जेंटल पर्सन, सज्जन व्यक्ति। बुध बौद्धिक सामर्थ्य के स्वामी हैं, मैथमेटिक्स के स्वामी हैं, ज्ञान के स्वामी हैं, नॉलेज के स्वामी हैं। आप किसी बात को डिलीवर कैसे करते हो, आपकी समझ बूझ कितनी अच्छी है, आपकी व्यवहारिकता कितनी अच्छी है, आपकी बोलचाल कितनी अच्छी है, इस पर निर्भर करता है। अच्छे एक्टर, अच्छे नेता, अच्छे टीचर, लगभग सबकी कुंडली में बुध अच्छा होता है। जरूरी नहीं है सबको राजयोग हो, पर आमतौर पर ऐसा होता है। तो जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी आती है वो व्यवहार से अच्छे होते हैं। अच्छा, बुध जो है तगड़ा होता है थोड़ा, यानी उसकी सेहत अच्छी होती है, तो आमतौर पर सेहत के हिसाब से बड़े अच्छे होते हैं। भद्र महायोग का लाभ क्या होगा? आपकी सेहत अच्छी होगी, बोलचाल अच्छी होगी, कोई बात समझाने की सामर्थ्य बहुत अच्छी होगी। मतलब ऐसा आदमी को समझाने के लिए शब्दों की कमी नहीं पड़ती, बड़ा ओजस्वी वक्ता होता है, सज्जन होता है, कूटनीतिज्ञ होता है। उसकी सोच समझ में वो आपसे अपने मन की बात उगलवा लेगा, अपनी नहीं बताएगा। आप उसे जैसा भी ठीक से समझें, शब्द रख लें, तो कहीं ना कहीं। अच्छा, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, अकाउंट्स का सारा बेस हम बुध पे लेकर चलते हैं, तो वो अकाउंट्स के मामले में, ज्ञान के मामले में, बोलने के मामले में, समझ बूझ में, प्लानिंग बनाने में, जासूसी करने में उसका दिमाग बहुत अच्छा होता है। तो जिनकी भी कुंडली में ये राजयोग बनता है वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, काम के होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं और अपने फील्ड में बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं। तो कैसे बना वो तो आपने देखा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे एक राष्ट्रपति हो चुके हैं पहले, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेनन। अगर आप ध्यान देंगे तो उनकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में ये राजयोग बन रहा है।
आप स्क्रीन पर भी ये देख पा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने उनकी कुंडली आपको दिखाई, जिससे आपको क्लियर हो कि कैसे बनता है। निकट भविष्य में अगर हम 26 तारीख से देखेंगे तो 29 तारीख तक इसी महीना मई में भी ये राजयोग बनेंगे और उसके बाद जुलाई में भी बनेंगे। तो ये साल में कम से कम 2 बार ऐसा हो सकता है कि ये राजयोग की स्थितियाँ, यानी लगभग साल में 50 दिन ऐसे हो सकते हैं जब वो बच्चे पैदा होते हैं जिनकी कुंडली में ये राजयोग बनता है। तो अभी तक तो ये चीज आपको स्पष्ट हो गई कि केंद्र में होने पर बनता है, स्वग्रही होने या उच्च राशि में होने पर बनता है, केवल मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन पर ही ये राजयोग बन सकता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब ये अपने आप में पूर्ण बात नहीं है। ये योग लगने के बाद 100% असर करेगा, इसके लिए कुछ और कंडीशंस भी होनी जरूरी है। जैसे कि उस राजयोग को पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। अब पाप कर्तरी का भाव क्या है कि बुध ग्रह के दोनों तरफ, पहला घर और बुध के बाद वाले घर में अगर शनि और राहु हैं या 2 पापी ग्रह किसी भी तरह से बनाते हैं, जैसे मंगल भी आ गया, राहु आ गया, मंगल आ गया, शनि आ गया, बहुत से कॉम्बिनेशन संभव है इसमें, तो इससे उस योग का प्रभाव कम हो जाता है। योग तो रहेगा पर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना हम उससे उम्मीद बांध रहे हैं। तो पहली कंडीशन पाप कर्तरी, पाप कर्तरी पाप के ग्रहों के बीच में फंसा हुआ, जो दोनों तरफ से पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा होता है कि नवांश कुंडली में उसको, जब जन्म कुंडली होती है तो उसका एक नवांश कुंडली भी होती है, तो नवांश कुंडली में उसे नीच राशि में नहीं होना चाहिए। यानी आपकी जन्म कुंडली में तो बन गया राजयोग और नवांश में वो अपनी नीच राशि में चला गया, तो ये राजयोग उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना हम उसे उम्मीद लेकर चल रहे हैं। इस बात पे ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। अब इसी में एक और कंडीशन है कि नवांश में उसे 6, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर बुध वहां बैठेगा तो भी जन्म कुंडली में बनने वाला राजयोग बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। असर तो करेगा पर थोड़ा कम करेगा, उसका उतना फायदा नहीं होगा। 3 कंडीशंस आपको समझ आई। चौथी होती है कि उसे अस्त नहीं होना चाहिए। आमतौर पर बुध के अस्त का बहुत प्रभाव लेते नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली अस्त होता रहता है, क्योंकि वो रहता ही सूर्य के आसपास है, उससे 27-28 डिग्री से ज्यादा दूर जाता नहीं है। लेकिन अगर हम राजयोग के दृष्टिकोण से देखें तो ये कब अस्त हो जाता है, जब ये सूर्य से 13 डिग्री या उससे कम पर आ जाता है तो ये अस्त हो जाता है। तो अगर राजयोग वास्तव में फुल इफेक्टिव लेना है तो डिग्री डिफरेंस उन दोनों का आपस में, सूर्य का और बुध का डिग्री डिफरेंस 13 से ज्यादा होना चाहिए, तब इसका मैक्सिमम प्रभाव आपको मिलेगा। ये 4 कंडीशंस हो गई। 5वीं और आखिरी कंडीशन, जब हम कुंडली बनाते हैं तो जन्म कुंडली के साथ एक चलित कुंडली भी बनाते हैं, और कभी कभी चलित कुंडली में कोई ग्रह अपना भाव परिवर्तन कर लेता है। यानी जब चलित बनाई तो दिख तो रहा था लगन में, लेकिन वो शिफ्ट हो गया, कभी कभी पहले भाव में से शिफ्ट होकर दूसरे में चला गया, कभी 12वें भाव में चला गया, या चौथे भाव में राजयोग बन रहा है, तीसरे भाव में या 5वें भाव में चला गया, या 7वें भाव में आपका राजयोग बन रहा है और वो शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, 6ठे घर में। या भाव सिर्फ इतना है कि अगले या पिछले भाव में वो शिफ्ट हो सकता है। अगर वो चलित कुंडली में भाव परिवर्तन करेगा तो वो उतना इफेक्टिव राजयोग काउंट नहीं किया जाएगा या उसका उतना प्रभाव मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये भी बात समझनी बहुत जरूरी है। अब एक और पॉइंट इसमें आता है, वो है संधि में आना। कभी कभी कुछ ग्रह जब हम चलित कुंडली बनाते हैं तो कैसे हो जाते हैं कि वो लगन में और 12वें घर के बीच में आ रहा है, मतलब ना लगन में पूरी तरह इफेक्टिव है ना 12वें घर में इफेक्टिव है, इसे कहते हैं संधि। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, पर कभी कभी ग्रह संधि में भी जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि वो ग्रह अब उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना हम उसे मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा भी कभी कभी ये कंडीशन देखने में आ सकती है कि बहुत से पापी ग्रहों का प्रभाव आ जाए।
बहुत से पापी ग्रहों का प्रभाव आने से भी उसका इफेक्ट कुछ कम हो जाता है। जैसे राहु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, मान लीजिए। तो जब इतना दृष्टि योग आता है या उसके साथ ही 2-3 पापी ग्रह बैठे हैं, जैसे राहु भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, कल्पना कर लीजिए कि मंगल भी बैठा है, ऐसे मान लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में बनने वाला ये राजयोग भी उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम उससे उम्मीद लेकर चलते हैं। तो अभी तक आपको ये 6 कंडीशंस जो थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि कब कब राजयोग लगने के बाद भी उतना अच्छा फल नहीं देता। अगर हम ये नहीं जाने, इस बात को ठीक से समझने का प्रयास ही नहीं करें और केवल अपने बुध को केंद्र में स्वग्रही देख लें, तो हमें ये वहम होता है कि इतना अच्छा बुध है पर उसका कुछ फल तो प्राप्ति नहीं हुआ। तो भाई 1 दिन या 15 दिन लगातार बुध अगर स्वग्रही रहा तो इस 15 दिन में पूरे दुनिया में इतने सारे बच्चे पैदा होंगे। ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रखा है। इसी को ग्रेडिंग कहते हैं। तो वो अपनी ग्रेडिंग करता है कि किसको राजयोग देना और किसको राजयोग का इफेक्ट नहीं देना है। अब एक बात आती है कि चलिए राजयोग बन गया और बहुत अच्छा बना, फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कमी आ रही है जिनकी चर्चा अभी हुई 6 पॉइंट्स की। तो क्या किया जा सकता है? देखिए, जो ग्रह राजयोग बना रहा है उसके लिए दान देने की आवश्यकता नहीं है। आप उस ग्रह को और बल देने के लिए उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे भद्र महायोग बन रहा है तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, तो पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा और बीज मंत्रों का जाप करने से भी आपको लाभ होगा। मुझे उम्मीद है ये विषय आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और गोचर में जितनी बार भी जब भी ये राजयोग बनते हैं तो आपको ये कंडीशंस जरूर लगा के देखनी चाहिए, नहीं तो आप सही स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।